हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई हो आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का किरोसा पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज या मेडिकल क्लासेस के ऊपर आप सभी का। तो आई हो आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। समय बहुत कम है और इस सीमित समय में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में आपको पढ़ना है। और ये चीजें यदि आप करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो आपको लगातार मेहनत करती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, हमेशा का रिवीजन करना है। यही चीजें आपको अच्छी प्रिपरेशन करने में मदद करेगी और हमेशा की आप एक सीढ़ी चढ़ोगे यदि ये आप सारी चीजें करते हो तो। और यही दिन प्रतिदिन आप ऐसे ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम को क्रैक करोगे। समझे क्या? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अभी के समय में, क्योंकि समय बहुत कम है और इस समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जिस बच्चे ने इस समय में अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज किया, अच्छे से मेहनत की, अच्छे से तैयारी की, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। चलो अपन क्वेश्चंस करेंगे आज, अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन ओएटी, एम्स, आरयूएचएस, बीसीईसीई, यूपी सीनेट, सी नेट और सीईटी और एमपीपीएनएसटी के जितने भी ये नर्सिंग के एग्जाम हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस सेशन का नाम है मिशन सिलेक्शन ऑल नर्सिंग एंट्रेंस 2026। चलो, केमिस्ट्री टॉप मोस्ट एमसीक्यू सेशन आपके सामने आ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर रहेगा आज का एमसीक्यू सेशन अपने। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और फिर फटाक से अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मैच द प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट ऑफ अ 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को मैच करना है। एलिमेंट ये दे रखा है, स्कैंडियम पी है, वो स्कैंडियम है, क्यू है मैग्नीज, आर जेड जिंक और एस है टी आई। चलो देखो, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और जिंक दे रखे हैं और इनके प्रॉपर्टी को मैच करना है। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सबसे लोएस्ट एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? फिर सेकंड बोल रहा है कि सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? फिर थर्ड बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर कंपाउंड नहीं बनाता है? रंगीन यौगिक नहीं बनाती है, बताओ इनमें से क्या होगा? मैच करो कॉलम से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आर, फर्स्ट का बी, सेकंड का क्यू, थर्ड का आर। चलो देखते हैं। देखो, लोएस्ट एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है? जो एटोमाइजेशन कम करता है। और सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? दिख तो रहा है ना? स्कैंडियम की सबसे कम होती है ना लोएस्ट एनर्जी। ये होता है मैग्नीज। ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर कंपाउंड कौन नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है भैया, ये नहीं बनाता है, ये जिंक नहीं बनाता। तो देख लो, स्कैंडियम किसमें है? पी में, तो पी का फर्स्ट है। और मैग्नीज है क्यू, क्यू का है सेकंड। और जिंक है आर, आर का है थर्ड। अब देख लो, ए ऑप्शन जा रहा है और कौन सा जा रहा है? सी भी जा रहा है। देखो, सी और ए सेम है, सी और ए सेम है ना, तो ये था इसका आंसर। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, Fe+2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? Fe+2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? तो देखो, ये आयरन होता है फॉरेस्ट 2, 3d6, लेकिन Fe+2 हो गया, +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कि S खाली हो गया, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 1 2 3 4 5 और 6।
अब बोले हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, 4 अनपेड है ना, दिख रहे हैं, 3d6 में आता है। फिर है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट होता है FeSO4, NS4 2SO4.6H2O, इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट। फेरस सल्फेट का साथ में अमोनियम सल्फेट के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपन मोर सॉल्ट बोलते हैं। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 है ना, दिख रहा है ना, 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अरे ठीक है भाई, ओके। विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +7, +2 से +7 तक एक अकेला है, वो मैग्नीज देता है +7, मैग्नीज +2 भी बनाता है और ये +7 तक भी जाता है, अकेला मैग्नीज है ना। 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज रखता है, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है ओस्मियम, वो रखता है +8 तक जाता है, ओस्मियम और टंगस्टन। समझे क्या, ओस्मियम बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। एक मिनट, थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, पता, हाँ अब ठीक है, दिख रहा है सही से, ओके। चलो, तो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D के अंदर तो, और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है इनमें मैग्नीज ही आ रहा है। स्कैंडियम है वो मैक्सिमम +3 बनाता है, कॉपर है वो +2 बनाता है, कोबाल्ट भी +6 तक जाता है, लेकिन मैग्नीज +7 बनाता है। Which I does not give color solution, कलर सॉल्यूशन कौन शो नहीं करता है, तो जहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, जहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेंगे। और डीडी ट्रांजिशन कहां नहीं होगा, दो जगह ही नहीं होता, या तो डी में 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन, या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो या तो डी पूरा खाली हो जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो डी का डी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो नहीं सकता, या फिर डी पूरा भरा हो, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, पूरा भरा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा। समझे क्या, तो यही कॉन्सेप्ट, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो या तो D10 हो जाए या D0 हो जाए। आप देखो, आयरन का होता है 4s2 3d6, तो D6 है मतलब कि पूरा भरा हुआ नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है। S2 मतलब S तो खाली हो गया, तो ये 4s0 3d10 हो जाएगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है ना, मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जिंक में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो S0 और 3d10 होगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। अब देखो ये आ गया ना D10, तो D10 में ट्रांजिशन होगा नहीं, ट्रांजिशन होगा नहीं, वो कलरलेस हो जाएगा। समझे क्या, समझ आया तो बताओ। तो या तो D0 हो जाए या फिर D10 हो जाए, इन दो कंडीशन के अंदर DD ट्रांजिशन नहीं होगा। और कलर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है DD ट्रांजिशन, डी का डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता कैसे है, देखो ऐसे, यहां पर आपने देखा होगा T2G और EG दो ऑर्बिटल होते हैं, है ना, इस तरह से, ये है EG, इधर है T2G। जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है तो वो एनर्जी गेन करके जाता है ना, और वापस EG से यदि इलेक्ट्रॉन को T2G के अंदर जाना है, तो ये एनर्जी, जो EG ऑर्बिट होते हैं इसके, ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी निकाल के लोअर एनर्जी में जाएगा, और जो यहां से जो एनर्जी निकलती है वो एक स्पेक्ट्रम बनता है, एक एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है, और यही एनर्जी स्पेक्ट्रम कलर शो करता है। समझे क्या, ओके। चलो, गैडोलिनियम हैज विच करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम एक लेंथेनॉइड है और ये F7 पर आता है, और इसके अंदर D है वो 1 है और S है वो 2 है, और ये S2 कौन सा है,
गैडोलिनियम लेंथेनम के बाद में आता है और लेंथेनम है वो 6D सीरीज के होते हैं। तो देख लो 6D सीरीज के अंदर, सॉरी 5D सीरीज के अंदर 6s2 5D1 और 4f7 आना चाहिए और आगे कौन आएगा, इनर्ट गैस आएगी जीनॉन। देख लो जीनॉन 4f7 5D1 6 यही जा रहा है। लेंथेनम है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जो F है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि टोटल F है वो 14 रखता है तो इसमें 7 डब्बे होता है और सातों के सातों में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, समझे। तो गैडोलिनियम है वो बीच में आता है। इसमें शुरुआत में सीजियम, बीच में गैडोलिनियम और लास्ट में ल्यूटियम। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही रहता है। बाकी सब में D 0 हो जाता है और F में N+1 हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनके अलावा सारे में D 0 और S में, देखो लेंथेनॉइड किस में आते हैं, D1 में आते हैं। लेंथेनम के बाद जितने भी आते हैं वो लेंथेनॉइड आता है, मतलब वो D1 ग्रुप में आते हैं। और लेंथेनम के बाद में आते हैं और लेंथेनम होता है 6 पीरियड का। और लेंथेनम से पहले S ब्लॉक आता है, तो S ब्लॉक के लिए 6s2, फिर D आएगा, तो D n-1 में बढ़ते हैं तो 5D1 और D1 के अंदर लेंथेनम शुरू हो गए। 5D1 के बाद में लेंथेनॉइड के बाद में लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड, तो फिर आ जाता है यहां पर 4f। अब लेंथेनम में सीजियम फर्स्ट आता है तो 4f, F में पहला नंबर है सीजियम का, तो सीजियम के लिए 1 है। फिर इसके बाद में गैडोलिनियम 7वें नंबर पर आता तो यहाँ 7 लिख देंगे और लूटियम 14 नंबर पर आता तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे वाले इलेक्ट्रॉन अपन इनर्ट गैस से लिखते हैं। इनर्ट गैस होती है उससे एक ऊपर वाले पीरियड की लास्ट इनर्ट गैस होती है जीनॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। बाकी आपको कंप्लीट लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड और साथ ही साथ D ब्लॉक के अंदर 3D 4D और 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप हमारे बैच से जाकर पढ़ सकते हो। वहां पर आपको बहुत ही अच्छे लेवल से हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रखा है। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी वजह से बने हैं वो भी बता रखा है। सारी चीजें डिटेल में वहां पर आपको बता रखी है, तो आप बैच के अंदर पढ़ सकते हो। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, ठीक है। With transition metal ion has a definite magnetic moment। बताओ किस संपन्न धातु आयन का निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होगा। म्यू किसका होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, म्यू में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। तो म्यू क्या होता है, रूट n+2, ये तो होता है, मतलब कि n कुछ ना कुछ होना चाहिए। n है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पे इलेक्ट्रॉन है उसमें है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब कि s में भी 0 D में भी 0, तो ये बन गया 4s0 3d0। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो n है गई नहीं, लॉन पे इलेक्ट्रॉन होगा। टाइटेनियम होता है 4s2 3d2। ये बोल रहे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब s से 2 निकले, एक D से निकला, मतलब D के अंदर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो यहां पर क्या है, ये है 3d1 और 4s0 और D में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है। लॉन पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कॉपर प्लस, कॉपर होता है 4s1 3d10। एक निकला है इलेक्ट्रॉन, मतलब S से एक निकला है, मतलब तो D तो 10 है, भरा हुआ है पूरा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जिंक +2 तो 4s2 3d10 होता है, +2 मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, D10 भरा हुआ है। मतलब कि इसमें तो D 0 है और ये दोनों D10 वाले हैं, मतलब कि एक में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और एक में सारे भरे हुए हैं। तो टाइटेनियम है उसके अंदर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है और जिसमें लॉन पे इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबकीय आघूर्ण शो करेगा। समझे क्या, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होगा जिसके अंदर लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देख लो जिंक +2 ही दिख रहा है मुझे डायमैग्नेटिक। हाँ भैया, कॉपर +2 3d9, कोबाल्ट
कोबाल्ट 3d7, निकल 3d8 और ये 3d10। तो D10 के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे, सॉरी लॉन पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे के सारे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते हैं और वो डायमैग्नेटिक होते हैं। देख, बाकी ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। हाँ, इसका बताओ भाई। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज, देखो दो क्वेश्चन आता है, एक तो हाइड्रस, हाइड्रस के अंदर कॉपर सल्फेट के साथ में वाटर होता है ना, ये तो होता है ब्लू कलर का, लेकिन इससे वाटर निकाल दे, इसको हीट करें, इसको हीट करते हैं तो ये बनता है कॉपर सल्फेट हीटिंग से, और ये होता है व्हाइट कलर का। इसमें हाइड्रस नहीं है, पानी नहीं है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, मतलब पानी के बिना वाला कॉपर सल्फेट, बिना पानी का कॉपर सल्फेट है, और ये व्हाइट कलर का होता है। और जैसे इसमें पानी डालते हैं तो पानी की वजह से इसमें ब्लू कलर आ जाता है, समझे क्या? तो इन्होंने बोला है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा होता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, समझे? द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज, लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। कितनी होती है? Ln लिखते हैं लेंथेनॉइड को, लेंथेनॉइड्स Ln +3। तो ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी ये +2 भी रखते हैं, कभी कभी ये +4 भी रखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है, समझे? एक्टिनॉइड की भी मोस्ट कॉमन +3 है, लेंथेनॉइड की भी +3 है, लेकिन ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी रखते हैं, है ना? वहां से आपके क्वेश्चन है वो डन हो जाएंगे। देख, 3 क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक आता है डाई और पैरामैग्नेटिक का, एक आता है कलर का। कलर होता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, और डीडी ट्रांजिशन कब होगा? जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, होगा तभी होगा, तो ही डीडी पॉसिबल, समझे? डीडी ट्रांजिशन का मतलब है कि यदि ये मैं डब्बे की बात करूं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, 4। और यदि इन डब्बों के अंदर क्या है कि डी का इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जा सकता है, आ सकता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ कुछ एनर्जी गैप की वजह से यहाँ पर डब्बों की स्प्लिटिंग होती है। जब अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो डी ब्रॉग वाले ऑर्बिट है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसकी वजह से। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जब लिगेंड आता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ने से। तो जो मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये है T2G ऑर्बिट, नीचे वाला को बोलता है T2G, ऊपर वाले को बोलता है Ag ऑर्बिटल्स। यदि मुझे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, डेल्टा स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर यदि मैंने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, मैंने यही डब्बा है, इनके 3 डब्बे ऊपर 2 नीचे, एक्सियल और नॉन एक्सियल डब्बा है, उनको अलग अलग बनाया है। ऊपर dx2y2 और dz2 है, नीचे dxy dyz और dz है। इस तरह से स्प्लिटिंग हुई। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर ला सकता हूं? जी से ला सकता हूं, या इसकी एनर्जी निकाल दूं तो ये इधर आ जाएगा और कुछ एनर्जी निकालेगा, ये है ना, कुछ एनर्जी निकालेगा, जो एनर्जी होगी h म्यू, स्पेक्ट्रम बनेगा ना। और ये जो एनर्जी निकली है ना, ये विजिबल लाइट होती है और ये आगे कलर दिखाती है। तो कॉम्प्लेक्स कलर सब कब शो करेगा? जब ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ये पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो यहां भी ये पूरा भरेगा।
तो क्या अब मैं कोई इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा? क्या ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाऊं पाऊंगा? नहीं ना भाई, एक डब्बे के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। तो ऊपर से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नीचे लगाऊंगा तो नीचे एक डब्बे में 3 आ जाएंगे, और जो पाउली और हुंड का जो नियम है उनको फॉलो नहीं करेंगे, और उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज होना। तो इसमें देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि डी 10 की पोजिशन स्थिति आ जाए तो उसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, या फिर डी के अंदर खाली हो पूरा, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो तो भी डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो दो कंडीशन में कलरलेस बनेगा, एक तो डी जीरो और एक डी 10, डी जीरो एंड डी 10, ये होंगे कलरलेस, ये होंगे कलरलेस, बाकी सारे के सारे कलरफुल होंगे। अब कोई बोलेगा कि सर स्कैंडियम तो कलरफुल है, हाँ कलरफुल है, लेकिन स्कैंडियम प्लस 3 कलरलेस है। क्यों? किस क्योंकि इससे डी जीरो हो गया, पहले तो डी वन था अब डी जीरो हो गया। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर चार्ज कितना है। अब जैसे कि स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फॉरेस्ट 3d1। अब यदि मैं स्कैंडियम प्लस 1 करूं तो आउटर ऑर्बिट ये है ना 4s, 3d तो इनर वाला है, आउटर ऑर्बिट 4s है, तो बाहर वाले से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, समझे? जी सर। तो यहाँ पर 4s 1 हो जाएगा और 3d 1 ही रहेगा, पहले आउटर से निकला। यदि स्कैंडियम प्लस 2 कर दूं तो यहाँ पर s में 0 हो जाएगा और d में 1 रहेगा, और जैसे ही प्लस 3 कर दिया तो s तो खाली हो गया, तो अब d से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और d से एक निकल गया तो d d 0 हो जाएगा। तो d 0 की कंडीशन आ गई, तो स्कैंडियम प्लस 3 है वो कलरलेस होता है, लेकिन स्कैंडियम कलरफुल है। जिंक, जिंक कलरलेस है क्योंकि इसका ये पहले से ही 4:3d10 होता है, और यदि जिंक प्लस 2 भी कर दूं ना तो ये 4s0 3d10 ही रहेगा, समझे? तो ये भी कलरलेस है। कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है 4s1 3d10। तो कॉपर कलरलेस है, लेकिन जैसे ही कॉपर प्लस 1 की बात करें तो ये भी 4s0 3d10 रहता है, ये भी कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही कॉपर प्लस 2 आता है तो ये 4s0 और 3d9 हो जाता है, तो ये कलरफुल हो जाता है। तो कलरफुल और कलरलेस अपन उसके ऊपर चार्ज से भी देख सकते हैं, चार्ज से क्या लॉन पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो हो सकता है। अब कोई बोलेगा कि सर जिंक भी तो बना सकते हैं अपन, जिंक प्लस 3 बना दे तो ये प्लस 2 तक तो ये आ रहा था, यदि जिंक प्लस 3 बना दे तो ये 4s0 और 3d9 हो जाएगा ना सर। तो बच्चा ये पॉसिबल नहीं है, जिंक प्लस 3 बनता ही नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिट है, D10 फुल फील्ड ऑर्बिट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल है, और केमिस्ट्री में कोई चीज स्टेबल से अपन अनस्टेबल करते हैं ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिंक प्लस 3 बनाना, समझे? और ये सेम टू सेम है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यदि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, लॉन पेयर है तो पैरामैग्नेटिक, और लॉन पेयर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। सेम लॉन पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है? ये चीज थी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, ठीक है? तो इतना ही था आज की क्लास के अंदर, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखें।